गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इससे पहले हमारा भक्ति काल में राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा कंप्लीट हो चुकी है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीति काल। रीति काल में 1650 से 1850 तक की आपकी समय सीमा रहेगी। कितनी? 1650 से 1850। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में मध्यकाल को दो भागों में बांटा है, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल कितने पार्ट हो गए स्टूडेंट्स? दो, एक उत्तर मध्यकाल और एक पूर्व मध्यकाल। स्टूडेंट्स पूर्व मध्यकाल को आप भक्ति काल बोलते हैं, उत्तर मध्यकाल को आप रीति काल बोला गया है। आचार्य शुक्ल जी ने इनकी समय सीमा 1700 से 1900 विक्रमी संवत के कालखंड को रीति काल माना गया है। कितना? 1700 से 1900। 1700 से 1900 तक के कालखंड को रीति काल कहा है। मिश्र बंधुओं की बात करते हैं तो इसे अलंकृत काल नाम दिया गया। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम दिया। इनका तर्क यह है कि इस युग में कविता अलंकृत करने पर अधिक जोर दिया गया। देखो, रीति का नाम तो दिया गया आचार्य शुक्ल जी के द्वारा, लेकिन मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत कर दिया गया। किससे? श्रृंगार से अलंकृत कर दिया गया। मिश्र बंधुओं ने इनको अलंकृत काल नाम दिया। इनका तर्क था कि इस युग में कविता अलंकृत करने पर ज्यादा जोर दिया गया था। तो अलंकृत काल नाम किसका हो गया? मिश्र बंधुओं का। श्रृंगार काल का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। स्टूडेंट्स इनका तर्क यह है कि इस काल में कवियों की प्रवृत्ति जो थी श्रृंगार वर्णन करने की थी। तो श्रृंगार किनका? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अलंकृत किनका? मिश्र बंधुओं का। रीतिकाल किनका? आचार्य शुक्ल का। रीतिकाल यह नाम आचार्य शुक्ल जी ने दिया था जो सबसे उपयुक्त माना गया है। रीति की प्रधानता के कारण इस काल का नामकरण शुक्ल जी ने रीति काल दे दिया, क्योंकि इसमें रीति की प्रधानता थी। तो रीति की प्रधानता करने के कारण ही आचार्य शुक्ल जी ने इसका नाम रीति काल कर दिया। रीति काल में काव्यांग निरूपण के अर्थ में रीति शब्द का प्रयोग किया गया है। रीति काल में जहाँ रीति शब्द का प्रयोग किया गया है तो रीति शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में? काव्यांग निरूपण के अर्थ में रीति शब्द का प्रयोग किया गया है। वे ग्रंथ रीति ग्रंथ कहलाए जिन्हें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स शुक्ल जी का रीति से तात्पर्य एक पद्धति शैली और एक काव्यांग निरूपण शैली से है, यानी किस प्रकार का तरीका अपनाया, किस प्रकार की कार्यशैली अपनाई, वो काव्य निरूपण करना, वो आचार्य शुक्ल जी का मतलब है कि उन्होंने किस प्रकार काव्य को लिखने के लिए शैली, पद्धति, रूप, तरीका, लक्षण किस प्रकार के दिए, वो आचार्य शुक्ल जी ने यहाँ पर बताया गया है। भक्ति काल के उत्तरार्ध में केशव की रचनाओं में हमें रीति काल के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर हम भक्ति काल की बात भी करते हैं तो वहाँ पर जो आपके केशव दास हैं, केशव दास की रचनाओं में हमें किसके लक्षण मिलते हैं? रीति काल के। किसमें? केशव दास में। स्टूडेंट्स तो केशव दास की रचनाओं में रीति काल के लक्षण भरपूर मात्रा में दिखाई देते हैं। फिर भी रीति काल का आरंभ चिंतामणि की रचना है रस विलास और मतीराम की रचना है रसराज। अगर रीति काल के आरंभ की बात की जाती है, चिंतामणि की रचना रस विलास और मतीराम की रचना रसराज से मानी जाती है। रीति काल के अंतिम कवि की बात करते हैं तो ग्वाल कली है कवि, और जिसकी कृति रस रंग। रीति काल के अंतिम कवि कौन माने गए हैं? ग्वाल कवि माने गए हैं, जिनकी कृति कौन है? रस रंग है। 1853 के आसपास की है। 1853 के आसपास की है रस रंग। किसकी? ग्वाल कवि की। ग्वाल कवि इस रीति काल के अंतिम कवि हैं। दरबारी कवियों द्वारा श्रृंगारिक काव्य अपने राजा को खुश करने के लिए, अपनी प्रशंसा पाने के लिए, राजा को खुश करने के लिए, अपनी प्रशंसा पाने के लिए दरबारी कवियों के द्वारा श्रृंगारिक काव्य लिखा जाता था। स्टूडेंट्स आइए स्टूडेंट्स रीति काल का वर्गीकरण कर लेते हैं। स्टूडेंट्स रीति को आधार बनाकर ही रीति काल का वर्गीकरण किया गया। रीति बद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। तो स्टूडेंट्स रीति बद्ध वाले के अंदर जो
रीति लक्षणों से बंधे हुए हैं। देखो रीति बद्ध मैंने बंधा हुआ, ऐसे कवियों का काव्य जो रीति के बंधन में बंधा हुआ है, अर्थात जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना की है, लक्षण ग्रंथों के साथ साथ उदाहरण एवं व्याख्या आदि का निर्वाह भी किया है। यानी कि लक्षण ग्रंथों के साथ उन्होंने उदाहरण दिए हैं, व्याख्या का निर्वाह किया है, उन्हीं को रीतिबद्ध कवि कहा गया है। रीतिबद्ध रचनाकार इस प्रकार हैं: केशव, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति। केशव, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति। देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र। मंडन, सूरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास। सोमनाथ, सूरती मिश्र, भिखारीदास। दुल्ह, रघुनाथ प्रताप सिंह, ग्वाल। तो कौन कौन से हो गए? केशव, चिंतामणि तो है ही बधे हुए, मतीराम, सेनापति, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सूरती मिश्र, सोमनाथ। देखो सह वाले हो गए आपके पास, सूरती मिश्र और सोमनाथ। भिखारीदास, दुल्ह, रघुनाथ प्रताप सिंह और ग्वाल कवि स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रीति मुक्त, ऐसा काव्य जो रीति के बंधन से पूरी तरह से मुक्त है, जहाँ पर लक्षण ग्रंथों से बंधा हुआ नहीं था, बिल्कुल उन लक्षणों से मुक्त था। ऐसे कवियों का वर्ग जिन्होंने काव्यानिरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना न करके बिल्कुल स्वतंत्र प्रवृत्तियों के आधार पर काव्य की रचना की। ऐसे कवियों में प्रमुख आपके घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है, द्विजदेव है। तो 5 ये देखो, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव और आपके कौन रह गए? बोधा। आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव और घनानंद। घनानंद और रह गए इसके अंदर। तो 5 कवि हो गए, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। इन कवियों में श्रृंगार संयोग की जगह वियोग श्रृंगार एवं दरबारी रुचियों की जगह लोक रुचियों। देखो संयोग श्रृंगार की जगह, क्योंकि मुक्त से तो वियोग के बारे में, संयोग मैंने मिलना, वियोग मैंने अलग होना, तो वहाँ पर जो संयोग श्रृंगार की बात चल रही थी उसकी जगह यहाँ पर वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया, और वहाँ दरबारी रुचियों की जगह यहाँ पर लोक रुचियों। वियोग श्रृंगार लोक रुचि, वियोग श्रृंगार लोक रुचियों पर आधारित काव्य किया। फिर आपका रीति सिद्ध। देखो रीति सिद्ध काव्य ऐसे कवियों का वर्ग है जिन्हें रीति की भली भांति जानकारी थी, फिर भी इन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे। ये नहीं है कि रीति सिद्ध कवियों को रीति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रीति सिद्ध कवियों को भी इन वर्गों की जानकारी थी, रीति के बारे में भली प्रकार से वो जानते थे, फिर भी उन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे। ये कवि रीति में पारंगत थे। इन्होंने इस जानकारी का भरपूर उपयोग करके अपने काव्य ग्रंथों में प्रयोग किया। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि है बिहारी स्टूडेंट्स। कौन है? बिहारी हैं। बिहारी के एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग बिहारी ने किया। बिहारी के एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई में, बिहारी के एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग बिहारी ने किया है। रीति काव्य को डॉक्टर नगेंद्र ने 3 वर्गों में बांटा: रीतिकालीन मुक्तक काव्य, रीतिकालीन प्रबंध काव्य और रीतिकालीन नाटक। देखो रीतिकालीन के मुक्तक थे, प्रबंधक थे, और तीसरा क्या है? रीतिकालीन। एक प्रबंध में बंधे हुए, एक उनसे मुक्त हुए उनके काल के स्टूडेंट सबसे पहले रीतिकाल में केशवदास को पढ़ते हैं। केशवदास की समय सीमा 1555 से 1617। केशवदास 1555 से 1617। शुक्ल जी के कालक्रम के हिसाब से केशवदास को भक्ति काल में स्थान दिया गया है। यानी कि ऐसा कभी पूछे जिसका भक्ति काल में भी स्थान है तो वो आपके केशवदास। समय सीमा 1555 से 1617। परंतु अगर हम प्रवृत्ति की बात देखें तो ये भक्ति काल की बजाय रीति काल में गिने जाते हैं। केशवदास ने रीति काल की परंपरा को शुरू किया। हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी, देखो सबसे मेन वर्ड ये है कि अलंकारवादी कौन से कवि माने गए हैं, तो सबसे अच्छे अलंकारवादी माने गए आपके केशव ओरछा नरेश, जिनका नाम था इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। केशवदास, ओरछा नरेश, इंद्रजीत
सिंह के आश्रय में रहते थे। आचार्य केशव दास ने 9 ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से कुछ आप देखो। रसिक प्रिया 1591 में, इसमें क्या विशेष था? रीतिपरक ग्रंथ था। 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया का रचना काल 1591, रीतिपरक ग्रंथ 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ हैं। रामचंद्रिका की बात करते हैं तो 1601, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, कवि प्रिया भी 1601 है। आश्रयदाता की नर्तकी राय परवीन की काव्यम शिक्षा के लिए कवि प्रिया का रचना की गई स्टूडेंट्स। इसकी कवि प्रिया 1601, आश्रयदाता की नर्तकी राय परवीन की काव्य हेतु यह रचना की गई। रस बावनी 1607 में। दोबारा फिर देखते हैं। रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, रस बावनी 1607। फिर स्टूडेंट्स वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देव चरित का रचना काल 1607, वीर सिंह देव चरित 1607 है। विज्ञान गीता 1607, विज्ञान गीता भी 1607 में लिखा गया। इसका विशेष है आध्यात्मिक ग्रंथ, केशव के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति भी की गई। विज्ञान गीता रचना काल 1607, आध्यात्मिक ग्रंथ है और केशव के दार्शनिक विचारों की व्यक्ति भी की गई। जहांगीर जस चंद्रिका 1612, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, नक्सिक और लास्ट है छंदमाला। छंदमाला में विशेष है आध्यात्मिक ग्रंथ है। छंदमाला एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। केशव के दार्शनिक विचारों की व्यक्ति भी यहाँ पर की गई है स्टूडेंट्स। केशव बिना अलंकार की कविता को सुंदर नहीं मानते, इसी कारण से केशवदास को अलंकारवादी, केशवदास को अलंकारवादी कवि माना गया है। यद्यपि सुस्ति सुरचनी सुब्रन सरस सुविद, भूषण बिनून विराजई, कविता बनीता मित। सुहृदय नहीं होने के कारण केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। केशवदास को कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा भी दी गई है। क्यों दी गई है? सुहृदय नहीं होने के कारण को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। और सबसे फेमस चीज़ क्या थी? अलंकारवादी कवि भी इनको माना गया स्टूडेंट्स। फिर आपके चिंतामणि, बात चिंतामणि की करते हैं तो चिंतामणि का जीवन काल 1600 से 1685। क्या स्टूडेंट्स? 1600 से 1685 चिंतामणि 1600 से 85 तक है। ये कानपुर जिले के तिकवापुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। चिंतामणि ने अपना ग्रंथ कवि कुलकर्तृ 1650 ईस्वी में लिखा था। ये कई दिनों तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरसा के यहाँ पर रहे। उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया स्टूडेंट्स। कई दिनों तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरसा के यहाँ पर रहते थे। उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ लिखा। चिंतामणि ने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी बताया है। अगर हम चिंतामणि की बात करते हैं तो इन्होंने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं अपने नाम का वर्णन मणिमाल में भी किया है। चिंतामणि की भाषा की बात करते हैं तो ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती थी। यानी कि इन्होंने अपनी काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग तो किया है लेकिन वह विशुद्ध दिखाई पड़ता है। ये वास्तव में एक उच्च कोटि के कवि थे। चिंतामणि ने काव्य में सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। रसवादी कवि माने गए हैं। चिंतामणि रसवादी। अलंकारवादी कौन? केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत कौन? केशवदास। रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि कृत रसविलास से माना जाता है। रीतिकाल का प्रारंभ जो है स्टूडेंट्स चिंतामणि द्वारा रसविलास, रसविलास किसकी? चिंतामणि की। इनकी जो फेमस रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। कवि कुलकर्तृ 1650 ईस्वी में, काव्यम विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्यम प्रकाश, रसविलास, छंद विचार। कवि कुलकर्तृ 1650 ईस्वी में काव्यम विवेक लिखा, श्रृंगार मंजरी लिखी,
काव्यम प्रकाश, रस विलास और छंद विचार भी लिखे गए। स्टूडेंट्स, चिंतामणि ने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। प्रबंध काव्य में कौन कौन से हैं? रामायण, कृष्णचरित और रामाश्वमेध। कौन कौन से स्टूडेंट चिंतामणि के प्रबंध काव्य में? रामायण है, कृष्णचरित है और रामाश्वमेध है। इनकी रचना में नमूने हैं स्टूडेंट्स। ये ही उदारत तिने जे परे, मोह मोहोदी के जल फेरे, जे इनके पल ध्यान धुरो मन, ते मन परे कब्रू जम घेरे। आखिर मुंदेगी के मिस आनी, अचानक पीठी उरोस लगावे। इन पंक्तियों में मति राम भूषण का भाई बताया गया है और ये अभी निश्चित नहीं हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर क्लास।